तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है साहित्य की महत्ता, उसके बारे में हम चर्चा करें। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि किस तरह साहित्य हमारा मस्तिष्क का भोजन है और भोजन न करने से क्या कौन सी अवस्था होती है, उन सब के बारे में लेखक ने हमें बताया था। आगे वो कहता है लेखक, स्मरण रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण हो जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर ही अवलंबित है। अतएव यह बात निर्भ्रांत है कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता के दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करनी है तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से नए साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपने मानसिक जीवन की हत्या करके अपने वर्तमान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा समझते हैं तो आज ही साहित्य निर्माण के आडंबर का विसर्जन कर डालना चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक समझाना चाहता है कि जिस तरह विकृत भोजन खाने से, उल्टा पुल्टा भोजन खाने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य खाने से हमारा मस्तिष्क भी ही विकारग्रस्त हो जाता है। और आगे कहता है कि यह बात निर्भ्रांत है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है। अगर अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को सतेज रखना चाहते हो, विकास करना चाहते हो तो साहित्य का सेवन करना पड़ेगा। नीचे जो बात, बड़ी बात वह कहता है कि अगर आज के समाज या सभ्यता के दौड़ में दूसरे जातियों की बराबरी करनी है तो हमें नए साहित्य का उत्पादन करना होगा और प्राचीन साहित्य की रक्षा करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब नए साहित्य उत्पादन नहीं कर सकते, न दूसरे देशों के साहित्य या प्राचीन साहित्य की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी दशा बड़ी दयनीय हो जाएगी। और अगर हम यह चाहते हैं कि हम ऐसे दयनीय दशा में पड़े रहें तो भाई साहित्य निर्माण को छोड़ ही दो, विसर्जन कर डालो। मतलब साहित्य आज से पढ़ना बंद कर दो, देखना क्या स्थिति हो जाएगी, वह लेखक कहना चाहता है। आगे कहता है, आंख उठाकर जरा अन्य देशों और जातियों की ओर तो देखिए, आप देखेंगे कि साहित्य ने वहाँ की सामाजिक और राजकीय स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन कर डाले हैं। साहित्य ने वहाँ समाज की दशा कुछ की कुछ कर दी है, शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल कर डाले हैं, यहाँ तक कि अनुदान और अधार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उन्मूलन साहित्य नहीं किया, जातीय स्वतंत्र के बीज उसी ने बोए, व्यक्तिगत स्वतंत्र के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया है, पतित देशों का उत्थान भी उसी ने किया है। तो इस पैराग्राफ में लेखक साहित्य की शक्ति बोध कराता है। साहित्य की शक्ति कैसी होती है, कितनी होती है, उसको बताने के लिए लेखक कहता है कि आप देखिए दूसरे देशों में, अन्य देशों में, कि वहाँ पर साहित्य के बदौलत, साहित्य के चलते कितने परिवर्तन हो गए। साहित्य ने वहाँ के सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था सबको परिवर्तन कर डाला। और इसलिए लेखक कहता है साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यह कैसे संभव है? कोई पूछेगा कि तोप में जो शक्ति है या तलवार में जो शक्ति है, बम में जो शक्ति है, उससे भी ज़्यादा शक्ति साहित्य में किस तरह से हो सकता है? तो बात यह है कि तोप, तलवार और बम, इन सब के प्रयोग से हम लोग एक सीमित क्षेत्र में हम लोग कुछ उथल पुथल कर सकते हैं।
तोप चलेगा तो ज़रूरी है कि उस एरिया में ही जो ध्वंस होगा जहाँ तक उसकी सीमा है, तलवार भी और बम भी। लेकिन साहित्य का प्रभाव तोप, तलवार और बम के प्रभाव से ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि साहित्य का प्रभाव एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसका प्रभाव डालता है, और किसी एक क्षेत्र में नहीं या किसी छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं, बड़े क्षेत्र में उसका प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कबीरदास ने कुछ दोहा लिखा, कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन कबीरदास का समय तो कब का चला गया, साल मतलब 100-150 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनके लिखा हुआ जो दोहा है वह आज भी इंसानों को प्रभावित कर सकता है। उसमें उतनी शक्ति छिपी है। तो यहाँ पर उसी बात को लेकर कहता है कि यूरोप, अब एग्जाम्पल देता है, यूरोप में हानिकारक धार्मिक रूढ़ियों का उन्मूलन साहित्य ने किया और जातीय स्वातंत्र्य के बीज उसने बोए। यहाँ पर भी अपने देश में भी जब अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन करते थे तो लेखकों के या कवियों के कविताओं को पढ़कर, लेख को पढ़कर लोगों में यह प्रभाव आया, उनको प्रभावित किया कि असल में हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। उनके मन में यह भाव पैदा होने में समर्थ हुए वो लोग कि वे लोग किस अवस्था में हैं। तब जाकर के आगे बढ़ कर के एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ होने लगी और एक दिन अंग्रेज चले गए। इसी बात को लेकर कहता है। फिर आगे और एग्जाम्पल देते हुए कहता है, पोप की प्रभुता को किसने कम किया? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया? पदाक्रांत इटली के मस्तक को किसने उठाया? तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देता है। पोप नाम का एक शासक था जो बहुत ही क्रूर शासक था, उसकी प्रभुता को किसने कम किया? तो है साहित्य ने किया। फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया? पदाक्रांत इटली के मस्तक को किसने ऊंचा उठाया? 3 प्रश्न करता है और तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर है, साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। जिस साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाले संजीवनी औषधि का आकार है, और जो साहित्य पतितों को उठाने वाला है और उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह अज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है। अतएव समर्थ होकर जो भी मनुष्य महत्वशील साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता, वह राजद्रोही है, वह देशद्रोही है, वह जातिद्रोही है और वह आत्महंता भी है। तो लेखक यहाँ पर अपना गुस्सा उस पर निकलता है जो साहित्य का सेवन नहीं करता और साहित्य का उत्पादन नहीं करता, क्योंकि लेखक कहता है कि साहित्य में वह शक्ति है जो मुर्दों को भी जिंदा करने की शक्ति रखती है। तो यह तो असंभव बात हो गई। अब कोई भी पूछ सकता है कि साहित्य में ऐसी क्या शक्ति है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो बात एकदम सही है, 100% सही है कि जैसे आज हम लोग किसी प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं या प्रेमचंद के कुछ लेख पढ़ते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि हम लोग प्रेमचंद को याद करते हैं और उस पाठ में जो कुछ भी हमें पढ़ने को मिलता है वह सब प्रेमचंद ही डायरेक्ट हमें कहते हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद या कबीरदास या किसी को लीजिए, वह फिर से एक बार जिंदा हो जाते हैं। इसी बात को लेकर कहता है कि साहित्य में वह शक्ति है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। और लेखक उसे अपना गुस्सा निकालते हैं जो जाति साहित्य का और उत्पादन और संवर्धन नहीं करती, वह क्या है? अज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है। मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में वह पड़ी हुई है वह जाति, और वह कभी अपने अस्तित्व खो बैठेगी, ऐसा लेखक को लगता है। फिर आगे जो अंश है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ
आप लोग जहाँ पर नहीं समझ पाते हैं वीडियो को रोकें और फिर दोबारा सुनें, इस तरह से आप लोग समझ पाएंगे।